Hello dear students, in this video we will study chapter number 5 of Hornbill, the ailing planet, the green movement's role. It is written by Nanni Palkhiwala, you can see, and we will discuss it in two parts, and this is part number 1. Okay, so बिफोर स्टार्टिंग लेट अस डिस्कस इट्स टाइटल डिस्कस कर लेते हैं. द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. एलिंग प्लैनेट मीन्स किसके लिए ये आया है? अर्थ के लिए आया है. अर्थ एल कर रही है, इल है. ये जो प्लैनेट है, कौन से ग्रह की बात हो रही है? कौन सा बीमार ग्रह है? अर्थ है. तो अर्थ कैसे एल कर रहा है, कैसे इल है वो इसमें बताया गया है. आपको पता ही है, ये तो बहुत ही करंट टॉपिक है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सुनते हैं, सभी ने सुना होगा कि हमें प्लांट्स जो है ग्रो करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ये बढ़ चुकी है. तो द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, तो उसके लिए कोई ग्रीन मूवमेंट चलाई गई थी, उसका क्या रोल था, इस चैप्टर में ये राइटर के द्वारा डिस्कस किया गया है. तो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस फर्स्ट रीड दिस इंट्रोडक्शन. The following article was written by Nanni Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. ये जो आर्टिकल था ये नैनी पाल्कीवाला ने इंडियन एक्सप्रेस में 24th नवंबर 1994 को पब्लिश कराया था. द इश्यूज दैट ही रेज्ड, ये एक्चुअली एक आर्टिकल था और इसमें इशू रेज जो किए थे राइटर ने रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की जो डिक्लाइनिंग हेल्थ थी उसके बारे में कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस, कि वो आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी उनका वैल्यू है, कि आज भी ऐसा नहीं है कि 1994 में लिखा तो आज इनकी वैल्यू नहीं रही. जो व्यूज़ उन्होंने रखे थे वो आज भी उतने ही यूज़फुल है. मीन्स आप देखेंगे ये प्रॉब्लम आज तक परसिस्ट करी है और इनफैक्ट आज ये बढ़ गई है. तो आप सोच सकते हैं कि कितने थॉटफुल राइटर थे और जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से उस समय लिखा था, उस समय जो मूवमेंट चल रही थी उसके बारे में लिखा था. तो लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द राइटर इटसेल्फ, कि हु इज एक्चुअली नैनी पाल्कीवाला. नैनी अदैसिर पाल्कीवाला, इंडियन जूरिस्ट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट. वो क्या रहे हैं? जूरिस्ट. वो एक वकील रहे हैं और सिविल राइट्स के लिए वो लड़ते रहे, लोगों के अधिकारों के लिए. ही वॉज बोर्न इन 16th जनवरी 1920 इन बॉम्बे में पैदा हुए थे और डाइड ऑन December 11, 2002 in Mumbai. Was revered in India as a top authority on constitutional law and government finance. आप देखेंगे बेटे उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ थे और गवर्नमेंट फाइनेंस था उनके ऊपर उनका बहुत ही ज़्यादा पकड़ थी और वो बहुत ही ज़्यादा आगे गए थे इन चीज़ों में. In 1958, पाल्कीवाला अ लॉयर एंड प्राइवेट बिजनेसमैन, कि वो एक लॉयर थे 1958 में, एक बिजनेसमैन थे और टाटा ग्रुप में उन्होंने बड़े बड़ी जो पोस्ट हैं वो ली थी. वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ कई कंपनीज के वो डायरेक्टर भी रहे. बिगैन एन एनुअल ट्रेडिशन ऑफ पब्लिकली एक्सपाउंडिंग ऑन द कंट्रीज बजट, कि उन्होंने खुद ही कंट्री के जो बजट है उसके बारे में पब्लिकली एनुअली लिखना शुरू किया. दीज स्पीचेस ब्रॉट हिम रिनाउन एज एन एक्सपर्ट ऑन टैक्सेशन एंड एज अ गिफ्टेड ऑरेटर, कि वो एक गिफ्टेड ऑरेटर भी थे, वक्ता भी थे और टैक्सेशन के एक्सपर्ट भी थे. तो आप सोच सकते हैं वो किस फील्ड में नहीं थे. वो बिजनेस में भी थे, वो लॉयर भी थे, वो इकोनॉमिक फील्ड में भी थे, वो पॉलिटिक्स में भी गए थे. तो इस तरीके से देखे कोई भी फील्ड जो था उनसे अछूता नहीं था. ऑल्दो ही अपोज्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पॉलिसीज, पाल्कीवाला इन 1975 एग्रीड टू डिफेंड हर व्हेन शी वाज चार्ज्ड विद करप्शन, कि हालांकि वो इंदिरा गांधी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उनको अपोज करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जब करप्शन के इंदिरा गांधी के ऊपर चार्ज लगे तो उनको डिफेंड किया था क्योंकि वो लॉयर थे. व्हेन गांधी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, या गांधी का मतलब है इंदिरा गांधी, तो उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई थी
तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कि वो उनके साथ नहीं है उस केस में। तो आप देख सकते हैं वो इंदिरा गांधी को भी अपोज करते थे। After Gandhi's defeat in 1977 general elections, पालकीवाला was named ambassador to the US. और 1977 में उनको यूएस में एम्बेसडर के तौर पर भेज दिया गया था। अ पोजीशन ही हेल्ड अंटिल 1979 और 2 साल तक उन्होंने ये पोजीशन ली। ही रिमेन पॉलिटिकली एक्टिव लेटर इन लाइफ और बाद की जो लाइफ है उसमें वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहे। लॉबिंग फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियाज पुअर एंड फॉर अ मोर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इंडिया के जो पुअर लोग थे उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने किया है और एक अच्छी गवर्नमेंट, इफेक्टिव गवर्नमेंट को लाने के लिए उन्होंने हमेशा एफर्ट्स किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने प्रोमिनेंट वो पर्सन थे। तो ये जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे उनका, इसमें भी आप देखेंगे वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेते हैं और बताते हैं। उनकी जो मेन खासियत है वो ये है, बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, व्यूज़ हैं उनके, और वो उनको बड़ी ही क्लियरली प्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्योंकि ये आर्टिकल है तो डेफिनेटली ये ऐसे की फॉर्म में है, बोरिंग लगेगा बच्चों। हम लाइन टू लाइन इसको करने वाले हैं, लेकिन आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। काफ़ी राइटर ने इंटरेस्टिंग वे में इसको लिखा हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. क्या कह रहे हैं राइटर कि ग्रीन मूवमेंट जो लगभग 25 ईयर्स एगो शुरू हुई थी। 25 ईयर्स एगो मतलब जब 1994 में ये आर्टिकल लिखा गया उससे 25 ईयर्स पहले, यानी कि ये 1970 के आसपास ये ग्रीन मूवमेंट चली थी। तो ये कह रहे हैं कि जब ग्रीन मूवमेंट 25 साल पहले शुरू हुई तो हर चीज़ को हम उसी टाइम के रेफरेंस में ही देखेंगे हर चीज़ को। तो जब ये शुरू हुई थी तो कोई भी ऐसी मूवमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी को भी याद नहीं थी कि जिस मूवमेंट ने इंटायर ह्यूमन रेस को, पूरी की पूरी मानव जाति को कंप्लीटली, पूरी तरह से और रैपिडली मतलब इतनी जल्दी अपनी ग्रिप में ले लिया था। ग्रिप मतलब अपनी पकड़ में ले लिया था, कैप्चर कर लिया था उनकी इमेजिनेशन को। कि राइटर कह रहे हैं कि जब ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो कोई भी तब तक ऐसी मूवमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं आई थी। मूवमेंट का मतलब क्या है, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं आया था कि जिसने पूरे वर्ल्ड को, पूरी ह्यूमन रेस को अपनी जकड़ में ले लिया। हुई थी पहले भी मूवमेंट्स हुई होंगी, लेकिन ऐसी मूवमेंट में जिसमें सारा का सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो, और ये ऐसी मूवमेंट थी जिसमें सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व हुआ था। ग्रीन मूवमेंट से आप समझ भी सकते हैं, ग्रीन मूवमेंट मतलब अर्थ को ग्रीन बनाने के लिए जो मूवमेंट चला था। Let's move. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में दुनिया की जो पहली नेशन वाइड, जिसमें सारे नेशन इन्वॉल्व थे, ऐसी ग्रीन पार्टी स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में उसकी शुरुआत हुई। Since then the movement has not looked back. और तब से लेकर अब तक मूवमेंट ने, उस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मीन्स आगे ही आगे बढ़ी। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसने अपना रोल जो है बखूबी निभाया है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. बेटे आपको कुछ वर्ड्स जो हैं वो थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन इनको बड़े ही ध्यान से आपको स्टडी करना है। कि वी हैव शिफ्टेड, हमने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट मीन्स बदल दिया है। वन होप्स, देखिए होप्स के आगे वन लगा हुआ है। आप देखिए इस तरीके के एक्सप्रेशन को, वन होप्स मीन्स लोगों की होप्स हैं, बहुत सारे लोगों की होप्स हैं, लेकिन वो वन है, एक ही है, एक ही उनकी होप है। इरिवोकेबली कि जो अब उल्टी नहीं होगी। सबकी आशाएं जो है शिफ्ट हो गई हैं और अब वो दोबारा नहीं बदलेंगी। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और कहाँ से कहाँ बदल गई हैं? पहले मैकेनिस्टिक व्यू जो था
वो था मैकेनिस्टिक, मतलब मशीनी सोच हो गई थी लोगों की, वहां से अब बदल गया है फिर से। और क्या बदल गया है? होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि लोग कैसे सोचने लगे हैं कि होलिस्टिक तरीके से। होलिस्टिक मतलब जब हम हर चीज को इंक्लूसिव लेते हैं, पूरे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल का मतलब है कि जब हम जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्राणी है, उनको हम इन्वायरमेंट से जोड़कर देखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? इकोलॉजिकल व्यू। तो हमने अपनी जो मशीनी सोच है उसको बदल दिया, और अब हम कैसे सोचने लगे हैं? इन्वायरमेंट के बारे में, कंप्लीट होल के बारे में, कि अगर हमें मशीनें भी, बिजनेस भी चलाने हैं तो हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का एक इकोलॉजिकल और होलिस्टिक व्यू जो वर्ल्ड का ये बन गया है, और हमारी होप्स जो हैं उस पर टिक गई हैं। आपको पता है कि जब बिजनेस या मशीनों में क्रांति आई थी तो एकदम से लोग जो है मशीनों की तरफ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे देखा कि ये जो मशीनें हैं, ये मशीनों की जो मूवमेंट चल रही है, इतना कुछ हो रहा है, उसने अर्थ को बिल्कुल बीमार कर दिया है। तो लोगों की फिर से जो सोच थी, व्यूज थे, वो बदल गए, और वो कहाँ शिफ्ट हो गए? ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यूज में। होलिस्टिक मतलब कंप्लीटली जब हम वर्ल्ड की हर चीज को देखने लग जाते हैं, एंड इकोलॉजिकल व्यू मतलब जब हम हर चीज को एनवायरनमेंट से रिलेट करके देखते हैं, तो उसमें शिफ्ट हो गया है। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस। और ये जो शिफ्ट हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ये किस में हुआ है? ह्यूमन परसेप्शंस में। ह्यूमन परसेप्शन मीन्स आदमियों की जो परसेप्शन है। परसेप्शन होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को समझने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं परसेप्शन। तो ह्यूमन की जो सोच, एक तरीके से हम कह सकते हैं सोच, आदमियों की सोच में बदलाव हो गया है। तो ये इतना ऐसा बदलाव है एज रेवोल्यूशनरी, इतना रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी मतलब इतना ज्यादा बड़ा चेंज है ये, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। इतना बड़ा चेंज है जो कि कोपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया था। जितना बड़ा चेंज उतना ही। अब कोपरनिकस कौन थे? वो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, आपको पता है। और उन्होंने ही ये बताया था कि जो यूनिवर्स का जो थॉट थी वो एकदम से बदल गई थी। कि उन्होंने 16th सेंचुरी में, अभी आगे लिखा भी हुआ है, तब डिस्कस करेंगे, हु टॉट मैन काइंड इन द 16th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। कोपरनिकस ने क्या बताया था मैनकाइंड को, पूरी मानव जाति को, कि दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं और उसमें अर्थ भी शामिल है। तो एक बार के लिए तो लोगों ने उन्हें पागल समझा था, लेकिन वही पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने ये चीज लोगों को समझाई थी। तो मान लो कि जब हम सोच रहे हैं कि धरती है और सन जो है उसके अराउंड घूमता है, तो जब हमें कोई ये बताएगा, हमारे लिए ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा। तो ये कह रहे हैं ये इतना ही बड़ा चेंज है। क्या चेंज? कि लोगों की सोच में जो ये परिवर्तन आया इतना ही बड़ा है जो कोपरनिकस ने लाया था। ये उसके एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि ये इतना बड़ा चेंज है जैसा कि कोपरनिकस ने जब समझाया था, जितना बड़ा लोगों की सोच में चेंज हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ग्रोइंग, बढ़ती हुई वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस है। वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरे वर्ल्ड में फैली हुई कॉन्शियसनेस हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, जानकारी हो गई है दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या लोग जान गए हैं कि अर्थ खुद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खुद में वो लिविंग है, जीवित है। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई एक ऐसा जीवित ढांचा है, एन इनॉर्मस बीइंग, बल्कि वो एक प्राणी है, इनॉर्मस बीइंग है। इनॉर्मस मीन्स एक बड़ा सा, बीइंग मतलब व्यक्ति है, या यूं लगा लो प्राणी है जिसमें प्राण है, ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम हिस्से हैं। तो क्या जानने लगे अब लोग कि धरती जो है वो भी जीवित है, उसको भी जीने के लिए कुछ चाहिए, और वो एक बड़ी चीज है, बड़ा प्राणी है जिसके हम भी हिस्से हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। इसकी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं। मेटाबॉलिक मतलब कि जो जीने के लिए जरूरी होती है, जैसे हमारी बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए कुछ नीड्स होती हैं, तो इसकी भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, लिविंग के लिए, सरवाइव करने के लिए।
एंड वाइटल प्रोसेसेस, और इसकी भी वाइटल मतलब बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बड़ी सी प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और प्रिजर्व उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अर्थ की भी ज़रूरत है, जैसे हमें है, हमें जीने के लिए खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, इमोशनल चीज़ों की ज़रूरत है, इसी तरह अर्थ की भी कुछ नीड्स हैं और उन नीड्स को हमें मानना पड़ेगा। और अब ये लोग समझ गए हैं क्योंकि लोगों की परसेप्शंस में ड्रास्टिक चेंज आ गया है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट, कि अर्थ के जो वाइटल साइंस हैं, वाइटल मीन्स जो इम्पोर्टेंट साइंस हैं, साइन मतलब चिन्ह हैं, सिग्नल्स हैं, रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, वो क्या शो करते हैं, रिवील करते हैं, उसके जो वो क्या सिग्नल दे रही है अर्थ कि वो एक पेशेंट है, वो एक मरीज है इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, जिसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन मतलब रिड्यूस्ड हो रही है, कम हो रही है, डेटेरियोरेट हो रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, वी हैव बिगन टू रियलाइज, और ग्रीन मूवमेंट की वजह से क्या हो गया है, हमने बिगन टू रियलाइज, हमने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि हमारी कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, एथिकल मतलब मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज हैं, हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ड्यूटीज हैं, टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट। और क्या है वो ड्यूटीज, कि हमें इस प्लैनेट के गुड स्टीवर्ड्स बनना है, स्टीवर्ड्स का मतलब केयर टेकर बनना है, ख्याल रखने वाले बनना है, कि हमें इस प्लैनेट का अच्छा स्टीवर्ड बनना है, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और हमें इसके जिम्मेदार ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी क्या होता है, वो जिसको कोई प्रॉपर्टी जो है सौंपी जाती है आगे संभाल कर रखने के लिए, तो हम उसके क्या है, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी हैं, किस चीज़ के, ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनकी जो लेगेसी है, हेरिटेज है, उनका जो उत्तराधिकार है, उसको उसके हम ट्रस्टी हैं। ये बात यहाँ खोलकर बताई गई है कि ये धरती हमारी कोई जागीर नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं, उसके स्टीवर्ड्स हैं, और वो हमें संभाल कर रखनी है। और ग्रीन मूवमेंट की वजह से अब हम ये बात जान गए हैं, हमने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि कोई हमारा एकाधिकार नहीं है अर्थ के ऊपर। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. अब बेटे ये जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये खुद ही डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर। सस्टेन करना मतलब कायम रहना, कोई चीज़ अगर कायम रहती है मीन्स वो सस्टेन है, हम उसको अपहोल्ड करते हैं या हम उसको एग्जिस्टेंस में रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सस्टेन। तो सस्टेनेबल मतलब जो अपहोल्डेबल हो, जिसको हम रख सकें संभाल के। ये जो डेवलपमेंट है ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम विकास करें, हम तरक्की करें, तो ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो हमने बहुत तरक्की कर ली और बाद में हमारे रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कायम रहने वाली डेवलपमेंट, कायम रहने वाला जो विकास है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो विचार है, वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। ये 1987 में पॉपुलर हुआ और किसके द्वारा किया गया, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास, इसका कोई वर्ल्ड कमीशन था, पूरी दुनिया में एक कमीशन बना था, एक संगठन बना था 1987 में, उसके द्वारा ये पॉपुलराइज किया गया, इसको बहुत ज़्यादा फैलाया गया कि सस्टेन डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, और इसकी रिपोर्ट जब इसने दी तो इसने इस आइडिया को इस तरीके से डिफाइन किया कि एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये है कि व्हाट इज एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहीं पर बताया गया है कि इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए जो प्रेजेंट की नीड्स को मीट करे मतलब उनको पूरा करे, without compromising the ability of future generations to meet their needs। लेकिन उसके लिए उसे कंप्रोमाइज नहीं करना है, कंप्रोमाइज किए बगैर, कंप्रोमाइज मतलब समझौता किए बगैर, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस,
जो फ्यूचर जनरेशंस, आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, टू मीट देयर नीड्स, कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जो एबिलिटी है उससे कंप्रोमाइज़ किए बगैर हमें डेवलपमेंट करनी है। कि ऐसा ना हो आज हम डेवलपमेंट कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम कुछ भी ना छोड़ें। तो हमारी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगी जब हम अपनी डेवलपमेंट करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको भी अपने माइंड में रखें, उनसे कंप्रोमाइज़ ना करें। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। इसका मतलब क्या है कि हमें नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज को, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो भी सारे रिसोर्स हैं, रिसोर्स क्या होते हैं कि या तो रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जो भी स्रोत होते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो जो नेचुरल सोर्स हैं, रिसोर्स हैं, उनको स्ट्रिप किए बगैर, स्ट्रिप मतलब ख़त्म किए बगैर, उनको फिनिश किए बगैर फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड, जिनकी फ्यूचर जनरेशन को ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल जो है वो मैं वाटर का दे रही हूँ बेटे। पानी बचाओ, पानी बचाओ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ऐसा करना चाहिए। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है कि हमें वाटर यूज़ करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पानी बचा रहे, कहीं ऐसा ना उन्हें पीने के पानी की भी दिक्कत हो और अब हम उसको वेस्ट करते जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगी कि हम पानी का देखकर यूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो बचा रहे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। अब जो राइटर हैं वो एक बड़ा ही ह्यूमरस इंसिडेंट बता रहे हैं कि इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज, कि लुसाका ज़ाम्बिया में एक जू है, जू मतलब एक चिड़ियाघर है। देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, और वहाँ पर एक पिंजरा है और उसमें एक नोटिस रीड्स मतलब नोटिस पर लिखा हुआ है और हम नोटिस पर पढ़ते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। वहाँ एक नोटिस लगा है और उस पर लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर, और केज के अंदर कोई जानवर नहीं है बल्कि एक मिरर है, शीशा है, दर्पण है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पर आप खुद ही को ही दिखाई दोगे। यानी कि जब आप आदमी खुद देखेगा उसके अंदर, केज के अंदर, तो वो खुद ही दिखाई देगा। यानी कि सबसे डेंजरस एनिमल कौन है? ह्यूमन बीइंग, जो भी वहाँ उनको देखने जाता है एनिमल्स को। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, ये कह रहे हैं कि ये भी एक तरह का अवेयर करा रहे लोग कि सबसे खतरनाक तो आदमी है, क्योंकि उसने दूसरे जानवरों के जो एरियाज है, जंगल है, उनको भी हथिया दिया है और उनको वो केज में डाल रहे हैं और देखते हैं बड़े मजे से। तो थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज, फिर कह रहे राइटर कि इस तरह की जो एजेंसीज हैं जो इस तरह की अवेयरनेस फैलाती हैं, उनको धन्यवाद है कि इनकी कोशिशों को धन्यवाद, जो इस तरह की एजेंसीज काम कर रही हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में। अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि जो दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है दुनिया में, उसके ऊपर एक नई अवेयरनेस, एक नई सोच या एक नई जानकारी उसको हो गई है। हैज़ डॉन्ड अपॉन का मतलब उसकी शुरुआत हो गई, डॉन होता है सवेरा, यानी कि वो स्टार्ट हो गई है उसको अवेयर होना इस चीज़ की जानकारी, मोस्ट डेंजरस एनिमल को, जिस चीज़ की जानकारी कि वही सबसे डेंजरस है और उसे ही एफर्ट्स करने चाहिए इस अर्थ को बचाने के लिए। ही हैज़ रियलाइज्ड the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership, कि इस मानव ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है, थैंक्स है ऐसी एजेंसीज का, कि विजडम, कि उसमें एक ऐसी विजडम आ गई है, समझ आ गई है, ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, कि अब वो शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया है एक ऐसे सिस्टम से जो डोमिनेशन पर बेस्ड था। डोमिनेशन का मतलब कंट्रोल करने के ऊपर बेस था, जो उसका बेस्ड था, आधारित था सिस्टम, और उसको शिफ्ट किस में कर दिया है? टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। और अब इस एनिमल ने, इस डेंजरस एनिमल ने पार्टनरशिप का जो सिस्टम है उसको मानना शुरू कर दिया है। और ये किसकी वजह से हुआ है? कि जो ऐसे जू में जो एजेंसीज काम कर रही हैं लोगों का अवेयर करने की, और ऐसी बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, राइटर उनको धन्यवाद दे रहा है
कि उन्हीं के कोशिशों की वजह से, एफर्ट्स की वजह से एक इस खतरनाक जानवर के ऊपर एक समझ आई है कि अब उसने एकाधिकार का, डोमिनेशन का जो अपना सिस्टम था उसको बदल दिया है एक पार्टनरशिप के, एक भागीदारी के सिस्टम से, कि दूसरे जो एनिमल्स वगैरह हैं, दूसरे भी जो जीव हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनका भी अधिकार है अर्थ के ऊपर, हमारा अधिकार सिर्फ नहीं है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species. अब ये इन्हीं लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि कितनी है, कि हम पार्टनरशिप कितने लोगों के साथ कर रहे हैं, इस अर्थ को कितने प्राणियों के साथ बांट रहे हैं। तो साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, कि साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया है, लिस्ट किया है, उनकी लिस्ट बनाई है, और जो लिस्ट है उसमें 1.4 मिलियन का मतलब है 14 लाख लिविंग स्पेसीज, जीवित जो प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट बनाई है। मतलब एक मानव को अगर हम एक प्रजाति माने तो 14 लाख ऐसी प्रजातियां हैं विद विच मैन काइंड शेयर्स द अर्थ, जिन प्रजातियों के साथ जो मैन काइंड है, मानव जाति है, वो इस धरती को शेयर करती है, इसकी भागीदारी है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, और ये जो अंदाजे हैं और भी, वेरी मतलब VARY है, वेरी का मतलब है डिफरेंट है, अलग अलग हैं, वाइडली बहुत ज़्यादा, एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, क्योंकि अभी भी जो अनकैटलॉग, जिनकी लिस्ट नहीं बनी है, अनलिस्टेड जो लिविंग स्पीसीज हैं वो भी बहुत सारे हैं। मतलब 14 लाख जो हैं वो तो काउंट भी हो चुके हैं, फिर भी एस्टिमेट लोगों के अलग है, कोई ज़्यादा बताता है, कोई कम बताता है। वो इसलिए है क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी लिस्ट जो है वो बनी ही नहीं है, उनको नाम ही नहीं दिया गया है। बायोलॉजिस्ट रेकन that about 3 to 100 million other living species still languished unnamed in ignominious darkness, कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो रेकन करते हैं, इस चीज़ को रिकॉल करते हैं कि 3 से लेकर 100 मिलियन दूसरी भी लिविंग स्पीसीज हो सकती हैं जो अभी भी लैंग्विश मतलब वो यूजलेसली पड़ी हुई हैं, अननेम्ड, जिनका कोई नाम नहीं है, इन इग्नोमिनस डार्कनेस। इग्नोमिनस का मतलब है कि शेमफुल, मतलब शर्मिंदगी भरे अंधेरे में, कि क्योंकि उनको कोई याद ही नहीं करता, या उनकी लिस्ट ही नहीं बनी, या उनको कोई जानता भी नहीं है, ऐसे अंधेरे में, अज्ञानता में वो पड़ी हुई है। लेकिन जो लिस्ट बन चुकी है वो 14 लाख लिविंग स्पीसीज की बन चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है अर्थ के ऊपर, इन सभी स्पीसीज का अधिकार है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the questions of ecology and environment was the Brand Commission, कि अर्ली इंटरनेशनल कमीशन था, एक शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन था, संघ था, जो विच डेल्ट, जो डील करता था, इंटर एलिया मतलब अमंग अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के साथ साथ डील करता था क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी के क्वेश्चन से। इकोलॉजी मतलब वही पर्यावरण के साथ जो संतुलन है, तालमेल है प्राणियों का, एंड इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से जो डील करता था वो जो अर्ली बिल्कुल शुरुआत का कमीशन था वो था ब्रांड कमीशन, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, और जिसमें एक डिस्टिंग्विश मतलब बहुत ही फेमस, बहुत ही एमिनेंट, वेल नोन इंडियन था जो इसका मेंबर था, और वो कौन थे? मिस्टर LK झा, कि इस कमीशन के एक मेंबर इंडियन भी थे जो मिस्टर LK झा थे, जो बहुत फेमस थे। और द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड, और इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी इस कमीशन की, रेज्ड द क्वेश्चन, उस रिपोर्ट में एक सवाल उठाया गया था। क्या सवाल था? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के सामने, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्या हम अपने सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके आगे एक स्कॉर्च प्लैनेट छोड़कर जाने वाले हैं। स्कॉर्च्ड मतलब जो बिल्कुल खुरचा हुआ है, जिसमें कुछ भी बचा नहीं है, बिल्कुल फिनिश्ड
प्लानट छोड़कर जाने वाले जिसमें कोई भी रिसोर्सेज ना बचे, पेड़ पौधे ना बचे, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसमें बढ़ते हुए डेजर्ट्स हों। एडवांसिंग का मतलब जो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए मरुस्थल हों, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स हों। इम्पावरिश्ड का मतलब जो कमज़ोर बना दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं, कम कर दिया गया, ऐसे लैंडस्केप हो, अच्छे नज़ारे हों। एंड एलिंग एनवायरनमेंट मतलब कम होते हुए धरती के नज़ारे हों, खुली जगह हों। एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बीमार पर्यावरण छोड़कर जाने वाले हैं? क्या ये हमारी सोच है? ये उस कमीशन ने सवाल उठाया था। किसने? ब्रैंड कमीशन ने। और उसकी पहली रिपोर्ट में ही ये जो सवाल था ये उठाया गया था। अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं इसके लिए। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट, कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, उनकी एक थॉटफुल बुक है, विचारों वाली किताब है, और उसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, कि ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में संभावनाएं, ये कोई इकोनॉमिक की बुक होगी। वो उसमें पॉइंट आउट करते हैं, उसमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं दैट अर्थ्स प्रिंसिपल, कि धरती के जो प्रिंसिपल, मतलब यहाँ प्रिंसिपल का मतलब लगेगा मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4, कि धरती के मेन बायोलॉजिकल सिस्टम, जैविक सिस्टम 4 सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम्स हमारे 4 हैं जहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। फिशरीज मतलब जो मछली वगैरह है, यानी कि समुद्र से जो हमें जीव मिलते हैं, जहाँ से हमें समुद्र से रिसोर्सेज मिलते हैं। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, पेड़ पौधे वगैरह। ग्रासलैंड्स जो घास के मैदान वगैरह है, या जो जोतने वाली जो ज़मीन नहीं है, अपने आप उगे हुए हैं, ग्रासलैंड्स। एंड क्रॉपलैंड्स का मतलब यहाँ फसल की जो ज़मीन है, ये हमारे मेन रिसोर्सेज हैं 4। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये इन्हीं पर हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो उनकी फाउंडेशन है, उन पर टिका हुआ है। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। ये जो है ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा कि व्हाट आर द मेन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ। तो अब ये बता रहे हैं, ये 4 लिस्ट कर दिया। अब ये बता रहे हैं कि ये हमारे लिए फूड तो सप्लाई करते ही हैं, इसके एडिशन में, इसके साथ साथ ये जो 4 सिस्टम हैं, ये वर्चुअली मतलब ऑलमोस्ट, लगभग ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ये प्रोवाइड करते हैं। सारा का सारा रॉ मटेरियल भी हमारी इंडस्ट्री के लिए इन्हीं से मिलता है, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। अब ये कह रहे हैं बजाय के जो मिनरल्स वगैरह हैं या फिर पेट्रोलियम से बनने वाले जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, उनके अलावा जो सारा का सारा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, वो हमें ऑलमोस्ट इन्हीं से मिलता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, और बहुत सारे दुनिया के एरियाज में तो आदमी इनके ऊपर जो क्लेम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, या इनका यूज़ कर रहे हैं इन सिस्टम्स का, वो अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया है। मतलब और ज़्यादा अब हम इनका यूज़ नहीं कर पाते, हम पहले ही ओवर यूज़ कर चुके हैं इसका, और अब ये सस्टेन होने लायक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो ये ख़त्म हो जाएंगे ये रिसोर्सेज, और आगे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि जहाँ पर इनकी जो उत्पादकता है और ज़्यादा ये नहीं बनेंगे, और ये इम्पेयर हो जाएगी। ये इम्पेयर मतलब ये रुक जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, इनकी ये अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, तो फिशरीज कोलैप्स हो जाती हैं, यानी कि फिशेज सारी मर जाएंगी, उनका जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल डिसअपियर, गायब हो जाते हैं जब ऐसा होता है। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास के मैदान हैं वो बंजर ज़मीन में बदल जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डेटेरियोरेट, और जो फसली ज़मीनें हैं वो डेटेरियोरेट हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं। यानी कि लोग जो है इनका यूज़ करेंगे इन जगहों का। आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बाहर के खेतों में बनाई जा रही हैं, तो नेचुरली जो है क्रॉपलैंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये तो अब हम ओपनली देख रहे हैं, ये राइटर ने 1994 में इसको प्रेडिक्ट कर लिया था।
In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. अब ये बता रहे फिशरीज कैसे उनको नुकसान हो रहा है कि आपको पता है कि फिश में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कॉन्शियस हो गया वर्ल्ड कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए। एंड प्रोटीन हंग्री हो गया, और प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का भूखा हो गया है, पूरी की पूरी दुनिया ही चाहती है उसे प्रोटीन मिल जाए। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, और इस वजह से क्योंकि दुनिया प्रोटीन मांग मांग के भूखी हो गई है, तो ओवर फिशिंग हर दिन कॉमन हो गई है। ओवर फिशिंग का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ना बढ़ गया है। अगर इसी तरह रहा तो फिशिंग बिल्कुल फिशरीज ख़त्म ही हो जाएंगी। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, और गरीब देशों में जो लोकल फॉरेस्ट है, लोकल मीन्स जो बस्ती के पास के जो जंगल हैं उनको डेसिमेट किया जा रहा है। डेसिमेट का मतलब उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, ताकि कुकिंग के लिए फायरवुड जो है वो प्रोक्योर कर सके, सुरक्षित कर सके, या वो उन्हें प्रोवाइड हो जाए। मीन्स जो गरीब देश हैं उनमें कुकिंग के लिए फायरवुड का होता है इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव। अब ये जो लाइन है ये आपके एग्जाम में आएगी, ये ध्यान से आपने स्टडी करनी है कि कुछ प्लेसेस में फायरवुड इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली हो गई है, महंगी हो गई है, कि दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन, कि जो पॉट के नीचे पक रहा है अब वो ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, ज़्यादा महंगा हो गया है देन व्हाट गोज इनसाइड इट। मतलब व्हाट गोज अंडर द पॉट, पॉट के नीचे जो पकाने के लिए, सॉरी ये पॉट के नीचे पकाने के लिए यानी कि बर्तन के नीचे पकाने के लिए जो लकड़ी यूज हो रही है वो ज़्यादा महंगी हो गई है ऐसे देशों में, क्योंकि जंगल कम हो गए हैं। व्हाट गोज इनसाइड इट, इसके अंदर जो पक रहा है वो सस्ता है, और बाहर जो उसको पकाने के लिए लकड़ी है वो महंगी हो गई है। ऐसा कई जगह हुआ है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, और क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, अगर हम डॉक्टर मायर्स के शब्दों में कहें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पर हॉटेस्ट एरियाज होते हैं और उनमें जंगल होते हैं। तो ये कोई उष्ण कटिबंधीय आपने सुना होगा कि एक पार्ट होता है इन एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं। तो वो कह रहे हैं क्योंकि जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है, कि यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है, जीवन जो है यहाँ बहुत जल्दी से फैला था, तो ये पावर हाउस है, यहाँ पर बस्ती बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, और इसकी वजह से इन जंगलों में सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ, कुछ जो जीवित स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, वो एक्सटिंक्शन का सामना कर रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इन जंगलों का डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, इन जंगलों का विनाश होता जा रहा है। तो बच्चों अब आगे क्या बताने वाले हैं राइटर कि जंगलों को किस तरीके से उनकी कमी हो रही है, उसके आंकड़े दे रहे हैं वो हमारे आगे, उनका डेटा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये स्टडी करने वाले हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये बहुत अच्छी तरीके से किसी ने कहा है, दैट फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, कि जंगल जो है मैनकाइंड को प्रेसीड करते हैं, यानी कि जब मानव जाति आती है इस दुनिया में तो वो उससे पहले फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उससे पहले जंगल आते हैं। डेजर्ट्स फॉलो, लेकिन जब मानव जाति उस पर रह के चली जाती है तो क्या होते हैं, डेजर्ट्स रह जाते हैं, मरुस्थल, क्योंकि मानव जाति सब कुछ खा जाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, कि दुनिया की जो प्राचीन पैट्रिमोनी है, पैट्रिमोनी का मतलब जो हम इनहेरिटेड, जो हमें मिलती है, जो संपत्ति या जो भी हमें मिलता है उत्तराधिकार, किनका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, कि ऐसा लगता है भगवान ने हमें दिया था, ये इनाम दिया था उत्तराधिकार में, ये पैट्रिमोनी दी थी, संपत्ति दी थी। अब ये क्या कर रही है, इरोड हो रही है, इरोड मतलब डिसअपियर हो रही है, गायब हो रही है, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। साल में, एक साल में 50 मिलियन एकड़ के हिसाब से, 40 से 50 मिलियन एकड़, यानी कि 400 से 500 लाख एकड़
हर साल जो है जंगल नष्ट हो रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स. और फिर जो ये ग्रोइंग यूज़ है, बढ़ता हुआ यूज़ है डंग का. डंग का मतलब क्या होता है कि एनिमल का जो एक्सक्रीमेंट होता है, जिसको हम मैन्योर के लिए यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग. और अगर हम उसी का यूज़ बर्निंग के लिए कर लेते हैं, जलाने के लिए कर लेते हैं, तो वो हमें डिप्राइव कर देता है, डिनाई कर देता है किसको, सॉयल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. कि ज़मीन को एक नेचुरल फर्टिलाइजर जो मिलना चाहिए एनिमल्स के डंग से, उसको क्योंकि हम यूज़ कर लेते हैं, उसका ईंधन की तरह यूज़ कर लेते हैं जलाने के लिए, तो सॉइल जो है ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजर से वंचित हो जाती है. सॉइल को एक नेचुरल मैन्योर खाद नहीं मिल पाता, इसलिए वो भी ज़रूरी होता है कि वो भी सॉइल को मिलता रहे, मिट्टी को मिलता रहे. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, वर्ल्ड बैंक का अंदाज़ा है दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज़ नीडेड. कि वर्ल्ड बैंक का अंदाज़ा ये कहता है कि 5 गुना इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए. किस चीज़ में, रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग. जंगल उगाने की जो दर आज है उसमें 5 गुना बढ़ोतरी की जानी चाहिए. नीडेड, उसकी ज़रूरत है टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड. ताकि जो एक्सपेक्टेड, जिसकी आस है, फ्यूल वुड मीन्स जलाने के लिए जो लकड़ी है, उसकी डिमांड जो एक्सपेक्ट है, जो हमें लगता है एस्टिमेट है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए, कोप विद मतलब मैनेज करने के लिए हमें इन द ईयर 2000 तक आते आते ये डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि आज हमें 5 गुना जितना हम प्लांट करें फॉरेस्ट को, उसका 5 गुना उसमें वृद्धि करनी चाहिए. तो ये बात कब की है, 1994 की. और राइटर का अंदाज़ा 2000 तक है, और वो 2000 बीत चुका है, और अब तो और भी बुरे हालात हैं. तो आप सोच सकते हैं कि आज कैसे हालात होंगे. ये जो डेटा है ये उस टाइम का है, लेकिन आज के टाइम में और भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई है. James Patch, the president of the World Resources Institute, said the other day. जेम्स पैथ जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, दुनिया के जो सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका कोई इंस्टीट्यूट होगा, उसके प्रेसिडेंट हैं. तो उन्होंने अदर डे किसी दिन कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड. कि हम तो कह रहे थे कि हम 1 सेकंड में 1 एकड़ के हिसाब से जंगलों को खो रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड. लेकिन ये तो 1.5 एकड़ 1 सेकंड में अगर हम कहें तो उसके ज़्यादा नज़दीक है. कि एक नहीं बल्कि 1.5 एकड़ 1 सेकंड में हम खो रहे हैं. अगर हम ये कहें तो वो गलत नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट फर्स्ट में इतना ही करने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. टिल देन, बाय बाय.